हेलो फ्रेंड्स, आज है 17 अप्रैल 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 17 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर को। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है फ्रेश केसेस राइज बाई 800, गवर्नमेंट पैक्स फैटेलिटी रेट एट 3.3। अब इंडिया में जो केसेस की संख्या है वो 800 कल की डेट में बढ़ी है और इंडिया ने फैटेलिटी रेट 3.3 डिक्लेयर किया है। ये कोविड-19 की जो पॉजिटिव केस हैं वो एक दिन में 800 राइज़ किए हैं थर्सडे के दिन, और इसके साथ ही जो टोटल टैली है, टोटल एक्टिव केसेस की टैली 12,759 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही 1500 लोग अभी तक रिकवर कर चुके हैं इसमें और 420 डेथ्स हो चुकी हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने फैटेलिटी रेट इंडिया में जितने भी लोग कोविड-19 से अफेक्टेड हो रहे हैं उनमें 3.3 का फैटेलिटी रेट है और करीब 12% रिकवरी रेट है। मतलब रिकवरी लोगों की 12.02% हो रही है और फैटेलिटी 3% हो रही है। ये जो ग्राफ है यहाँ पर, इसमें भी न्यू रिकवरीज और न्यू केसेस की संख्या को दिखा रखा है। दोनों ग्राफ धीरे धीरे राइजिंग ट्रेंड की ओर बता रहे हैं। हालांकि जो नए केसेस हैं वो पिछले 2-3 दिन में कम होते हुए दिखे हैं और रिकवरी थोड़ी बढ़ती हुई दिखी है। फैटेलिटी रेट नंबर ऑफ डेथ्स बताता है टोटल डायग्नोज हुए लोगों में। अगर 100 लोग डायग्नोज हुए हैं इस बीमारी से तो 3% फैटेलिटी रेट का मतलब है कि 3 लोगों की जान जा चुकी है इस वायरस से। तो 3.3 इंडिया का अभी करंट में फैटेलिटी रेट है और 12% रिकवरी रेट। अब ये जो पूरा मुद्दा है कोविड-19 का, ये ICMR देख रहा है इसमें टेस्टिंग और किस तरह से वैक्सीन्स का यूज़ किया जाना चाहिए, कितने लोगों की टेस्टिंग करनी चाहिए। तो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एक एपेक्स बॉडी है इंडिया में जो भी बायोमेडिकल रिसर्च होती है, वैक्सीन्स के फॉर्मुलेशंस होते हैं और कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करती है और मेडिकल रिलेटेड रिसर्च को एज ए एपेक्स बॉडी डील करती है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड में वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी माना जाता है ICMR को। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत अपना काम करती है। इसकी पेरेंट बॉडी हो गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसकी स्थापना 1911 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अभी के डायरेक्टर जनरल हैं ICMR के बलराम भार्गव। तो ICMR न्यूज़ में है तो इसके अभी के डायरेक्टर जनरल इंपॉर्टेंट है। इसकी फाउंडेशन ईयर 1911 है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और ये बेसिकली क्या करती है, इसका एम क्या है, वो इम्पॉर्टेंट होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है जूम नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म सेज MHA। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक गाइडलाइंस आई है, एक तरह से वार्निंग आई है कि जूम मोबाइल एप्लीकेशन जो नॉर्मली अभी के टाइम में कोविड-19 के टाइम में बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग जूम का यूज़ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंडस्ट्रीज़ बेसिकली यूज़ करके अपनी अपनी मीटिंग्स कर रही है। तो जूम प्लेटफॉर्म बेसिकली चाइना में बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है। इसी कारण से इसके अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर इंडिया में होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक सेंटर है साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो उसकी तरफ से कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं होम मिनिस्ट्री को और कुछ उसके कंसर्न उसने रेज किए हैं कि सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन रिलेटेड लैप्स दिखते हैं इस मोबाइल एप्लीकेशन में और इसी कारण से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं। अब ये मिनिस्ट्री का कहना है कि ये एक सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है, ख़ास तौर से गवर्नमेंट ऑफिसेज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा मीटिंग करने के लिए, अलग अलग डिस्कशन करने के लिए जूम ऐप का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। और यही सर्कुलर मीडिया में भी आउट किया गया मिनिस्ट्री के द्वारा। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एज ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है। इसको बनाया गया था चाइना में और इसका जो डेटा है वो चाइना के सर्वर से रूट होते हुए आता है। तो चाइना के सर्वर होने से जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो एक तरह से चाइना के हाथ में, चाइना पे उसका कंट्रोल ज़्यादा होगा और इसी के कारण इंडियन इन्फॉर्मेशन और इंडिया की जो कम्युनिकेशन है उसको
उसके लिए थ्रेट हो सकता है। तो इसीलिए ये जो एडवाइजरी है वो जारी की गई। अब ये जो सेंटर है ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। ये एक ऑपरेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है और ई सर्विलेंस एजेंसी की तरह भी ये काम करती है। तो ई सर्विलेंस एजेंसी और ऑपरेशनल साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनमें डील किया जाता है नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी डेटा होते हैं उन डेटा को स्क्रीन करना इसका मेजर काम है। इसके अलावा अलग अलग एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी काम इस एजेंसी के द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और इंटेलिजेंस रिलेटेड डेटा को चेक करती है, स्क्रीन करती है और अलग अलग तरीके से इनको इकट्ठा करती है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनाना, किस तरह से इंडिया के जो भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं या जो भी बड़े प्राइवेट सेक्टर हैं उन पे अगर साइबर क्राइम्स या साइबर एक्टिविटीज़ होती हैं तो किस तरह से साइबर क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज बनाई जाएं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रेनिंग किस तरह से दी जाए और आउटडेटेड जो भी लॉ हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उनको चेंज करना, उनके लिए भी काम इसी बॉडी के द्वारा किया जाता है। इंडिया और यूएस के इंटेलिजेंस एजेंसी में जो कोऑर्डिनेशन है वो एनसीसीसी के द्वारा ही किया जाता है, ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर किसी तरह की कोई साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई फ्लॉज हैं या कोई थ्रेट हो रही है तो ऐसे में अगर टेरर ग्रुप्स के द्वारा कोई थ्रेट है तो ऐसे थ्रेट्स को, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट्स को डील किया जा सके। तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसके अलावा एक और बॉडी है इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स में काम करती है, उस बॉडी के बारे में भी हम देख लेते हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्ट इन बोलते हैं इस बॉडी को। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है। तो यहाँ पर भी एग्जाम में इन दोनों बॉडी से एक क्वेश्चन बन सकता है और कंफ्यूज करने के लिए मिनिस्ट्री चेंज करके पूछी जा सकती है एग्जामिनर के द्वारा। तो ये जो अपना नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इसका काम है। और दूसरा सर्ट इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करती है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा ये साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स को मेजरली डील करती है। जो सर्ट इन है, साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट जैसे हैकिंग या फिशिंग एक्टिविटीज़ अगर हो रही हैं तो उनमें डील करना इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का काम है। ये सिक्योरिटी रिलेटेड इंडिया का जो डिफेंस किस तरह किया जाए इंटरनेट के डोमेन में, सो इंटरनेट के डोमेन में इंडिया को सिक्योरिटी और डिफेंस प्रोवाइड करना इसका काम है सर्ट इन का। इसकी स्थापना जो की गई थी ये 2004 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये दो बॉडी हो गई, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। दूसरी न्यूज़ है, दिल्ली गवर्नमेंट गेट्स सेंटर्स नोट टू स्टार्ट प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक ट्रायल। अब दिल्ली गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक अप्रूवल मिला है कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक का ट्रायल किया जा सके। ये टेक्निक क्या है? प्लाज्मा एनरिचमेंट ट्रायल जो टेक्निक है ये कोविड-19 से रिलेटेड जो मरीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकली बीमार हैं, यानी कि अगर किन्हीं मरीज़ की हालत कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उन मरीज़ों को, उन पेशेंट्स पे ये टेक्निक, इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। अब ये जो बेसिकली टेक्निक है ये क्रिटिकली इल के लिए है, पहली बात। दूसरा ये टेक्निक क्या है? ये प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न टेक्नोलॉजी पे काम करती है। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक ऐसे पर्सन का ब्लड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है जो कोविड-19 से ठीक हो चुका हो, रिकवर कर लिया हो, जिसको पहले कोविड-19 था और अभी उसकी बॉडी में प्रेजेंट एंटीबॉडी के कारण उसने रिकवर कर लिया। तो ऐसे पर्सन का ब्लड एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस ब्लड में प्लाज्मा को फर्दर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि पहले तो ब्लड लिया, उस ब्लड से प्लाज्मा निकाला गया और उस प्लाज्मा
को एक इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट किया गया। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन है तो यहाँ से प्लाज्मा निकाल के इस पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट किया गया। वो प्लाज्मा एनरिच प्लाज्मा माना जाता है बिकॉज वो ऑलरेडी फाइट कर चुका है कोविड-19 से जो पर्सन रिकवर हुआ है उसकी बॉडी में। तो ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो बहुत ज़्यादा इल पर्सन है, उसकी बॉडी में एनरिच किया जाता है प्लाज्मा। इसी कारण से इसको प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक भी कहते हैं। और कुछ ट्रायल से ये सामने आया कि ये टेक्निक थोड़ा यूज़फुल है और ये थोड़ा सक्सेसफुल भी है और इससे कुछ पेशेंट्स ठीक होते हुए भी दिखे हैं। इसी कारण से अब ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ की जानी है क्रिटिकल इल पर्सन्स पे, सो दैट उनकी जो रिकवरी है वो बढ़ाई जा सके। दिल्ली में 57 एरियाज़ को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है अंडर ऑपरेशन शील्ड। तो ऑपरेशन शील्ड भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली ने शुरू किया कोरोना के संक्रमण को कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए। और इसके अकॉर्डिंग जो एरियाज़ कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए गए हैं वहाँ पर ऑल एसेंशियल सर्विसेज घरों तक पहुँचाई जाएंगी, क्योंकि उस एरिया में रहने वाले लोगों को एरिया से बाहर निकलने की जो अप्रूवल है वो नहीं है। तो ऑपरेशन शील्ड दिल्ली ने स्टार्ट किया, कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर की और कंटेनमेंट जोन में लोगों को बाहर निकलने के जो अप्रूवल है वो नहीं है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई दिल्ली के बारे में, प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक एंड ऑपरेशन शील्ड। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया आइज रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिया में 2020 और 21 में टोटल फूड प्रोडक्शन पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है और 2020-21 का टोटल फूड प्रोडक्शन 298.3 मिलियन टन का होगा। 298.3 मिलियन टन का ये रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन होगा और ये 2019-20 से भी ज़्यादा होगा। 2019-20 में जो फूड प्रोडक्शन है वो 291.95 है, 291.95 मिलियन टन, जो 298.3 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। तो 2020-21 का फूड प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ना है। इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो राइस और वीट का ही रहा है। राइस और वीट इन दोनों का जो प्रोडक्शन है वो पिछले साल से बढ़ा है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का टारगेट है कि जो भी कोर्स सीरियल्स होते हैं, कोर्स सीरियल्स, पल्सेस और ऑयल सीड, इनका भी प्रोडक्शन बढ़े, उस पर फोकस किया जा रहा है। अभी हमने कल पढ़ा था कि IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है या मॉनसून का जो फर्स्ट फोरकास्ट किया है उसके अकॉर्डिंग इस साल मॉनसून नॉर्मल और अबव नॉर्मल रहने वाला है। तो इस कारण से जो फूड प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। इस बार का जो खरी सीज़न की क्रॉपिंग होनी है उसमें फूड प्रोडक्शन और बेटर होने की उम्मीद है। अगर हम ऑयल सीड की बात करें तो ऑयल सीड एक मेजर प्रायोरिटी है अभी इंडिया के लिए, बिकॉज अभी ऑयल सीड का जो इंपोर्ट है वो बैन है। मेजरली बाहर से हम लोग ऑयल सीड परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो इंपोर्ट्स बैन कर रखे हैं पूरी कंट्री में, उस कारण से अगर ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं जाएगा तो ऑयल सीड की काफ़ी कमी हो जाएगी। तो इसी वजह से अभी जो मिनिस्ट्री का मेन फोकस है इंडिया का वो ऑयल सीड के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने का है। जो टारगेट हार्वेस्ट मानी जा रही है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो 36.68 टन मानी जा रही है, जो पिछली बार से थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ करना भी ज़रूरी है बिकॉज इंपोर्ट अभी बंद है और कंजम्पशन बंद या कम नहीं हुआ है। और इसके बाद ऑयल पाम प्लांटेशन पे भी फोकस दिया जा रहा है। ऑयल पाम प्लांटेशन ये भी इंपोर्ट बहुत ही हैविली होता था इंडिया में और जिसको अभी बंद कर रखा गया है। इसी कारण से ऑयल पाम का जो प्रोडक्शन है डोमेस्टिक लेवल पे उसको बढ़ाने के लिए भी एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं। तो ऑयल सीड, ऑयल पाम दोनों के प्रोडक्शन को अभी बढ़ाने के लिए फोकस किया जा रहा है। इंडिया में ऑयल पाम का जो प्रोडक्शन है वो मेनली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दो स्टेट्स हैं जिनमें ऑयल पाम काफ़ी बड़े लेवल पर प्लांटेशन ऑयल पाम का किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है मुंबई टीम डेवलप्स वॉइस बेस्ड टेस्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ रोम के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है जिसमें मुंबई के कुछ स्टूडेंट्स ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से का यूज़ करके एक टूल बनाया है जिसकी हेल्प से कोविड-19 के केसेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और ये जो टूल है ये वॉइस बेस्ड डायग्नोसिस है, मतलब कि लोग
बोल के पहचान सकते हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उन्हें कोविड-19 है या नहीं। काफ़ी कंट्रीज़ के द्वारा, काफ़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कोविड-19 से रिलेटेड केसेस को अगर ढूँढा जाए तो ये जो टेस्टिंग की जो कमी है अभी टेस्टिंग किट की, उन कमियों को दूर किया जा सकता है और पहले लेवल पर कोविड-19 से अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकता है और अगर जल्दी आइडेंटिफाई पेशेंट्स को कर लिया गया तो उनका जो ट्रीटमेंट है और क्वारंटाइन एक्टिविटीज़ है उनको अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्ट करके एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो इंडियन टूल जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, मुंबई के स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा एक टूल डेवलप किया गया, वॉइस बेस्ड टूल है जो अभी फुल्ली फंक्शनल है और करेंटली इटली में कोविड-19 के पेशेंट्स की जांच के लिए, पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। स्टूडेंट एक तरह से पूरी तरीके से इस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं और इस सॉफ्टवेयर में जितने भी पेशेंट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं उनका पूरा डेटाबेस भी है, उनके हेल्थ सैंपल्स भी हैं और करेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इस टूल को 98% एक्यूरेसी से यूज़ कर रहा है। मतलब कि 98% एक्यूरेसी इस टूल की है। ये काम कैसे करता है टूल? ये वॉइस बेस्ड पर काम करता है। एज समवन स्पीक्स टू द माइक्रोफोन ऑन द ऐप, अगर ऐप लगा के अपने मोबाइल स्मार्टफोन में ऐप इंस्टॉल करके माइक्रोफोन का यूज़ किया जाएगा तो ये टूल साउंड को, जो वॉइस का सैंपल होता है उसको ब्रेक कर लेता है अलग अलग पार्ट्स में बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी और नॉइज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, और नॉइज़ में जितना भी डिस्टॉर्शन आ रहा है किसी पर्सन के, उसको कंपेयर किया जाता है नॉर्मल पर्सन की वॉइस से और डिस्टॉर्शन को कैलकुलेट करके ये पता लगाया जा सकता है कि पर्सन में कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं कि नहीं। तो केवल बोलने के तरीके को चेक करके इस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है इस सॉफ्टवेयर, इस एप्लीकेशन के द्वारा, और इसका यूज़ अभी इटली में किया जा रहा है लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक अच्छा टूल हो सकता है, अगर बड़े लेवल पर इसका यूज़ किया जाए तो जल्दी से जल्दी लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और अगर आइडेंटिफाई लोग जितना जल्दी हो जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उनकी जान बचाई जा सकती है। तो अगर हम देखें तो ये चाइना की जो टेस्टिंग किट है उससे भी अच्छी एक्यूरेसी है इस टूल की, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के द्वारा डेवलप किया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ चाइना के बारे में ही है, ये देख लेते हैं। चाइना की जो एक्यूरेसी है उसको लेकर काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने कंप्लेन की थी, और उसके बाद चाइना ने ये बयान दिया है कि चाइना हैज़ नो प्लान टू लिमिट एक्सपोर्ट ऑफ एंटीवायरस सप्लाईज़। एक तो चाइना एंटीवायरस सप्लाईज़ रोकेगा नहीं, दूसरा इसकी क्वालिटीज़ को बढ़ाएगा, क्वालिटी को बढ़ाएगा। चाइना अभी के टाइम में बिगेस्ट मेकर है सर्जिकल मास्क का, और जितने भी सेफ्टी पीपीईज हैं उनका। पीपीईज हमने कल भी देखा था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जिसमें मास्क आता है, ग्लव्स आते हैं, हेलमेट्स आते हैं, पूरे बॉडी का सेफ्टी गाउन आता है। तो ये सारी चीज़ें अभी मेजरली चाइना में ही बन रही है, और चाइना ही ऐसी कंट्री है जो अलग अलग कंट्रीज़ को इन चीज़ों की सप्लाई बहुत तेज़ी से कर रहा है, और इस तेज़ी में काफ़ी क्वालिटी डिग्रेड हुई थी उसके मटेरियल की, जिसके कारण यूरोपियन कंट्रीज़ ने उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेकर सवाल उठाए, और उसके बाद चाइना ने बोला है कि अब हमने डबल क्वालिटी स्टैंडर्ड रख दिए हैं। चाइना में जितने भी कस्टम एजेंसीज़ हैं उन्होंने मास्क और वेंटिलेटर, सर्जिकल गाउन, गॉगल्स और अदर सप्लाईज़ को मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल गुड्स मानना शुरू कर दिया है, जिस कारण से अब जो ये पर्टिकुलर कंसाइनमेंट है, इनकी चेकिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ गए हैं, और क्वालिटी के लेवल को बढ़ाने की कोशिश की है चाइना ने। तो इंडिया में भी चाइनीज़ मास्क और टेस्टिंग किट काफ़ी बड़े ऑर्डर गए थे। इंडिया भी वेट कर रहा है कि किस तरह जल्दी से जल्दी चाइना से टेस्टिंग किट आए, सो दैट लोगों को यहाँ पर टेस्टिंग बड़े लेवल पे की जा सके। इसके साथ ही साथ चाइना मे हैव कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट, ऐसा यूएसए का कहना है। यूएसए के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की कुछ रिपोर्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग चाइना कोविड-19 का जो पेंडेमिक फैली हुई है वर्ल्ड में, इसके बहाने, इसके पर्दे के पीछे कुछ न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। तो ऐसी यूएसए की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। हालांकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर है चाइना की एक न्यूक्लियर टेस्ट साइट है, वो इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। चाइना की न्यूक्लियर साइट का नाम है लोप नूर न्यूक्लियर टेस्ट साइट। ये साइट इंपॉर्टेंट है और ये साइट डायरेक्टली पूछी भी जा सकती है एग्जाम में। लोप नूर न्यूक्लियर टेस्ट साइट।
जो चाइना के नॉर्थ पार्ट में स्थित है। लोप नोर न्यूक्लियर टेस्ट साइट चाइना की न्यूक्लियर टेस्ट साइट है। बिजनेस पेज पे न्यूज़ है, रुपी हिट्स अ न्यू लो, फियर ऑफ डिले इन इकोनॉमिक रिवाइवल वीकेंस करेंसी। रुपी जो है वो दिन ब दिन इसकी जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले कम होती जा रही है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है रुपी ने 76.87 का। तो 76.87 का जो लेवल है उसको टच कर लिया है रुपी ने। रुपी का ये डेप्रिसिएशन हुआ है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब रुपी की जो वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले कम हो गई है। अगर $1 में 70 रुपये हैं तो हमें $1 के लिए 70 रुपये देने पड़ते हैं और डेप्रिसिएशन के बाद इसकी कीमत 76 रुपये पहुँच गई है। तो अब $1 के लिए हमें 76 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब कि हम अपने ज़्यादा रुपए खर्च करेंगे $1 कमाने के लिए, $1 का कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने के लिए। इस पर्टिकुलर फिनोमेना को डेप्रिसिएशन कहते हैं और इसके रिवर्स में होता है एप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो हो गया वैल्यू कम होना हमारी करेंसी की विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर। करेंसी डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर फॉरेन रेफरेंस करेंसीज। हम डॉलर के सामने अपनी करेंसी को कंपेयर करते हैं तो डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी की वैल्यू कम होना, और अगर डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो उस फिनोमेना को बोलेंगे एप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ये जो टर्म है ये फ्री मार्केट में पॉसिबल हैं, यानी फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होते हैं। इसमें किसी भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें, डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन ये दोनों फ्री मार्केट में होते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया करेंसी की वैल्यू, हमारी करेंसी की वैल्यू का कम होना। एप्रिसिएशन का मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ना। डेप्रिसिएशन का मतलब हमारी करेंसी अगर बढ़ के 80 रुपीज़ हो जाती है और एप्रिसिएशन का मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम होके 60 हो जाती है। तो ये बढ़ना और कम होना डॉलर के मुकाबले है, ये एब्सोल्यूट नंबर में नहीं है, ये डॉलर के मुकाबले है। अगर करेंसी का कम होना या बढ़ना ऑटोमेटिक नहीं होता, मतलब मार्केट फोर्सेस के कारण से नहीं होता और ये किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, जैसे अगर डॉलर 70 से 60 हो जाती है इसकी वैल्यू बढ़ जाना और 80 हो जाना यानी डेप्रिसिएट हो जाना इसकी वैल्यू, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन का जो टर्म है वो डेप्रिसिएशन यूज़ ना करके डीवैल्यूएशन यूज़ किया जाता है। यानी कि डेप्रिसिएशन की ही प्रोसेस होती है लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, वो मैनेज्ड डेप्रिसिएशन है, इसलिए उसे डीवैल्यूएशन कहते हैं। और अगर वैल्यू बढ़ती है हमारी करेंसी की डॉलर के मुकाबले 60 पहुंच जाती है तो वो फिनोमेना एप्रिसिएशन ना कहला के रीवैल्यूएशन हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। सो डेप्रिसिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग डीवैल्यूएशन होता है और एप्रिसिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग रीवैल्यूएशन होता है। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन फ्री मार्केट में होता है और डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। तो आई होप कि आपको डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अभी इंडिया में जो करंट डेप्रिसिएशन हुआ है रुपी का, उसका जो बैकग्राउंड है वो मेनली वीक मार्केट कंडीशन है। मार्केट में जो इकोनॉमिक रिवाइवल है ये कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा धीमा दिख रहा है और ये लॉकडाउन के कारण जो कंपनीज़ के आउटपुट हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, जिसके कारण कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम हो गए हैं। और लॉकडाउन बढ़ने के कारण अब लग रहा है कि इकोनॉमिक रिवाइवल को और ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इसी वजह से जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का इंडियन रुपी में वो कम हुआ है और इसी कारण ये डेप्रिसिएशन हुआ है। अब नेक्स्ट न्यूज़ में भी इन्हीं बातों को डिस्कस किया गया है। इंडियाज़ स्टॉक सर्ज ओनली अ बियर मार्केट रैली सेज ग्लोबल मेजर्स। तो ग्लोबल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में जो स्टॉक मार्केट में कंडीशन है वो बियरिश फेस शो कर रही है, क्योंकि इकोनॉमी की कंडीशन जो है बहुत बेटर नहीं है। कोविड-19 के कारण जो पूरी इकोनॉमी का फंडामेंटल है वो काफ़ी वीक है। इकोनॉमी में जो कंपनीज़ की जो आउटपुट होनी चाहिए, जो अर्निंग होनी चाहिए वो काफ़ी कम हो गया है और लॉकडाउन एक्सटेंशन के कारण ये अर्निंग और ज़्यादा कम होने की उम्मीद है, जिस कारण से इंडिया में मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई में बेरिश फेज है।
अब मोस्टली जो ट्रेडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में होती है वो 2 स्टॉक एक्सचेंज में ही होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है 1875 में किया गया था। ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसने जो काम करना शुरू किया वो 1994 में काम करना शुरू किया। और इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज और बाकी भी जो इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, उनको रेगुलेट करने का काम सेबी के द्वारा किया जाता है। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ स्टॉक मार्केट रेस्ट विद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1992 में एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट, रेगुलेशन और सुपरविजन है वो सेबी के द्वारा देखा जाता है। तो ये थी आज की न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।